नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। साथ में अंशुमान जी, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक, अर्थात यानी जो हम देखने जा रहे हैं उसके कलमकार। हफ्ते में 5 दिन आपके गुजरे होंगे खर्चा पानी देखते हुए। हमारा रोज़ाना का इकोनॉमिक बुलेटिन जो है, इकोनॉमिक खबरों पे, उसके आसपास की हलचलों पे जो हम बातचीत करते हैं, और अर्थात में किसी विषय पर विस्तार से बातचीत करते हैं। किसी विषय को पकड़ते हैं, उसके तमाम पहलुओं को, उस पर तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर जो तमाम बचाव के पक्ष आ रहे हैं, उनको डिस्कस करते चलते हैं। अंशुमान जी, कैसा रहा अंशुमान जी हफ्ता? खबरों से भरपूर। और मुझे लगता है कि खर्चा पानी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे या शुरू कर रहे थे तो हमें थोड़ा सा किंचित संकोच था कि लोग रोज़ इन आर्थिक खबरों को इस तरह से जानना चाहेंगे कि नहीं। पर जिस तरीके की प्रतिक्रिया आती है, जिस तरह से लोग सुबह हमारे खर्चा पानी के प्लान को डिसाइड करने के लिए सुझाव भेजते हैं, उससे लगता है कि जो चीज़ें हमारे जीवन के खर्चा पानी से जुड़ी हैं वो प्रभावित करने वाली चीज़ें हम लोगों को बता पा रहे हैं। हाँ, मतलब कई सारी चीज़ें हैं। अर्थात को लेकर भी ये होता है कि कई सारे लोग डीएम पे या ट्विटर पे आके टैग करते हैं आपको कि सर अर्थात में इसको डिस्कस कीजिएगा या इसको यहाँ पर डिस्कस कीजिएगा। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। समय कम होता है कि ताकि हम आपको बोर भी ना करें, ताकि हम कोई चीज़ पे समय रहते उसको डिस्कशन कर लें। क्योंकि मुझे अशोक वाजपेयी की बात याद आती है। कई बार वो कहते हैं, हिंदी के कवि हैं, आलोचक हैं, कि अगर आप कम समय में अपनी बात नहीं रख सकते तो शायद आप कभी अपनी बात नहीं रख सकते। कम शब्दों में और कम समय में रखी हुई बात जो है वो लोगों को बहुत गहराई तक समझ में आती है। और आर्थिक विषय जटिल होते हैं, और इसलिए हम अर्थात में आज जिस विषय को लेकर लाए हैं वो शायद हमारी जिंदगी से सबसे करीब से जुड़ा है, पर सबसे जटिल विषय। सबसे जटिल विषय। और इस जटिल विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम पिछला एपिसोड बता दें आपको, क्या था? रोजगार पे था। कैसे दुनिया भर की सरकारों ने पैंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान जॉब्स अगर नहीं भी दिए तो जॉब्स को बचाए कैसे रखा, और जिनके पास जॉब्स नहीं थी उनको जिलाए कैसे रखा। हाँ, उनको बजट से पैसे कैसे दिए गए, उनकी कमाई कैसे प्रोटेक्ट की गई। और जो पिछली बार हमने कहा था कि दुनिया के लिए बेहद आश्चर्य की बात थी कि मंदियां तो दुनिया ने पहले भी देखी मंदी के लिए सरकारों के प्लान्स भी पहली बार देखे, पर दुनिया ने पहली बार ऐसी मंदी देखी जिस मंदी में लोगों की कमाई भी बढ़ी और बचत भी बढ़ी, यूरोप में और अमेरिका के बहुत बड़े हिस्सों में। तो वो आप अर्थात की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले इस बार इंडिया टुडे हिंदी का क्या है अंक? इस बार की कवर स्टोरी सिद्धांत LIC पर है। LIC के डिसइन्वेस्टमेंट की तैयारी शुरू हो गई है। बहुत बड़ी खबर है। हाँ, सरकार ने कई तरीके के प्रयास शुरू किए हैं। कानूनी बदलाव कुछ फिनांस बिल में है, कुछ शायद आगे आएंगे। वैल्यूएशंस की तैयारियां शुरू हो रही हैं कि LIC की वैल्यूएशन क्या हो। कई तरीके की बहसें हैं। तो LIC का विनिवेश क्यों हो रहा है, कितना विनिवेश हो रहा है, वैल्यूएशन क्या है, LIC के इस डिसइन्वेस्टमेंट का असर हमारे आपकी पॉलिसी पर क्या होगा जो LIC में पैसा रखते हैं, निवेशकों पर क्या होगा, LIC के पर सरकार का नियंत्रण कितना कम होगा, इन सारे आयामों को समेटती हुई इस बार की कवर स्टोरी है जो पूरी तरह LIC पर केंद्रित है, जो भारत का सबसे बड़ा विनिवेश होने वाला है जैसी चर्चा शुरुआत में मिल रही है और उसके वैल्यूएशन के हिसाब से। और भारत का बेहमोत है या ज्वेल है और भारत की अधिकांश बीमा बचतों को यही संभालता है। अब अर्थात बचाएंगे तो गंवाएंगे, ये शीर्षक आप दे रहे हैं इस बार। बातचीत आपके इस बार के अर्थात को मैं पढ़ रहा था। बातचीत शुरू होती है होम लोन की लो रेट से। 6.5% लोन रेट है अंशुमान जी। लोग, मतलब जो थोड़े लोग कभी कभी सोचते थे कि यार अब घर खरीदेंगे, पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से रुके रहे, अब वो भी धीरे धीरे आगे आ रहे हैं कि यार होम लोन इतनी सस्ते रेट पे उठाया जा सकता है। ठीक है, यहीं पर एक और मार्केट है जिसका नाम है बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड बाजार। इतना जटिल है और इतना ज़्यादा अपने तेवर में है बॉन्ड मार्केट इस समय कि वॉरेन बफे अपनी सालाना चिट्ठी में भी लोगों को आगाह कर चुके हैं। और आप कह रहे हैं कि सरकार को बॉन्ड मार्केट घुड़की दिया जा रहा है। सिद्धांत, ये केवल बॉन्ड मार्केट की बात नहीं है। हम बॉन्ड मार्केट के बहाने आपकी बचत की बात करने वाले हैं। और लगातार जब हम अर्थात करते रहें तो बहुत सारे लोगों के सुझाव आते रहें, बात करते रहें कि बचत का क्या होगा, कोविड के बाद हमारी बचत का क्या होगा, हमारी बचत पर हमें क्या मिलेगा, हम उसकी बात करने वाले हैं। और वो बात हम उस सबसे जटिल हिस्से से जुड़ती है जिसको हम बॉन्ड बाजार कहते हैं। अक्सर हमको सिद्धांत ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ें, खासतौर से अर्थव्यवस्था में, उन्हें जानबूझकर इतना जटिल रखा गया है कि हम उसे समझ ना सकें।
ये बात बिल्कुल सही है कि आपने एक बार कहा था कि बॉन्ड बाजार ऐसी चीज है जो बहुत सारे अर्थशास्त्री भी एक बार में नहीं समझ पाते, ना समझा पाते। समझा, उसकी वजह यह है क्योंकि उसकी अपनी जटिलताएं होती हैं। अब अभी अगर आप एक परिदृश्य देखें आपके सामने, होम लोन की रेट पिछले 10-12 सालों में न्यूनतम स्तर पर है। यदि आप मकान के कर्ज के तलबगार हैं, यदि आप मकान लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए इससे अच्छा मौका कोई नहीं है। लेकिन जो कर्ज लेने की हैसियत नहीं रखते, जिनके पास कर्ज लेने की हैसियत नहीं है या जो कर्ज चुका नहीं सकते हैं, उनके लिए शायद इससे बुरी और ख़राब खबर कोई नहीं है। मंदी से निकलने की जद्दोजहद में भारत 2 हिस्सों में बंट गया है। और भारत को जब भी हम देखते हैं अर्थात में, तो हमेशा हम एक हिस्से की तरफ से एक विषय को समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से देखें। जैसे हमने खपत और निवेश की तरफ से देखने की कोशिश की, सरकार की बजट और सहायता से देखने की कोशिश की। आज हम विशुद्ध रूप से बचत की नज़रिए से भारतीय बाजार को देखने की कोशिश करते हैं, बचत और बैंकों के नज़रिए से। भारत 2 हिस्सों में बंट गया मंदी से उबरने की जद्दोजहद में। एक तरफ वो चुनिंदा लोग हैं जो कर्ज ले सकते हैं क्योंकि वो कर्ज चुका भी सकते हैं, कर्ज वही लेगा जो कर्ज चुका पाएगा, और दूसरी तरफ वो लाखों करोड़ों लोग हैं जो कर्ज ले नहीं सकते क्योंकि कर्ज चुका नहीं सकते, उनकी बचतें बैंकों में रखी हुई हैं जिस पर रिटर्न गिर रहा है। यहां हम बॉन्ड बाजार को लाते हैं। जैसे हमने कहा कि बॉन्ड हमारे जीवन में हम आमतौर पर जब भी चर्चा करते हैं लोगों से तो ये कहते हैं कि कहा जाता है, पर लोग वैसा नहीं करते, हम हमेशा शेयर बाजार को देखते हैं, पर समझदार लोग हमेशा बॉन्ड बाजार को देखते हैं। शेयर बाजार में फ्रॉथ है, शेयर बाजार में बुलबुला है। शेयर बाजार से ज़्यादा महत्वपूर्ण सेहत आपको किसी देश की अर्थव्यवस्था की उसके बॉन्ड बाजार से दिखाई देती है। और इसीलिए वो फेमस कोट जो अक्सर आपको सुनता मिलेगा कि क्लिंटन के एक सलाहकार थे, उन्होंने कहा था कि मैं अगले जन्म में बॉन्ड मार्केट बनना चाहूँगा कि वो सरकारों को डरा सकता है, इतनी ताकत उसके अंदर है, बॉन्ड मार्केट के अंदर इतनी ताकत है। ये क्लिंटन के एक सलाहकार ने कहा था। और क्यों बॉन्ड मार्केट सरकार को डरा सकता है और बॉन्ड बाजार में भारत में इस समय क्या हो रहा है और क्यों वो हमारी नब्ज है, वहां से हमें भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर, सेहत दिखाई देती है। पिछले 3 महीने में 6 बार बॉन्ड बाजार ने सरकार को घुड़की दी। क्या? सरकार अपना कर्ज कार्यक्रम लेकर पहुंची। सरकार क्या करती है? सरकार रिजर्व बैंक के जरिए बॉन्ड और ट्रेजरी बिल जारी करती है जिस पर बैंक उसे पैसा देते हैं। सरकार उसके बदले उन्हें एक ब्याज दर ऑफर करती है, उस ब्याज दर पे उनको पैसा मिलता है। रिजर्व बैंक सरकार का मर्चेंट बैंकर है, वो उनकी तरफ से बेचता है। रिजर्व बैंक सरकार का कर्ज कार्यक्रम लेकर सरकार के बॉन्ड जो हर सप्ताह आते हैं उनको लेकर गया। बॉन्ड मार्केट में जो लोग पैसा देते हैं वो भी सरकार के अपने ही बैंक हैं, बीमा कंपनियां हैं, ऐसा कोई बाहर से नहीं है, वही बैंकर हैं, सरकार और प्राइवेट के बैंकर्स हैं। उन्होंने उस ब्याज दर पर सरकार को कर्ज देने से मना कर दिया जो सरकार उनको ऑफर कर रही थी। बैंकिंग की जबान में इसे बैंक बाउंसिंग करना, बॉन्ड बॉम्ब होना कहते हैं। 2013 के बाद पहली बार ऐसा हुआ सिद्धांत जब 6 बार, एक नहीं 6 बार 3 महीनों में सरकार ने जो बॉन्ड मार्केट से जितना पैसा उठाने की कोशिश की वो नहीं उठा पाई। मार्केट ने उसे उस ब्याज पर पैसा देने से मना कर दिया। यानी मार्केट सरकार को उस सस्ती ब्याज दर पर कर्ज देने को तैयार नहीं है जो सरकार उसे ऑफर कर रही है। जबकि सरकार सबसे बड़ा ग्राहक जबकि सरकार सबसे बड़ी ग्राहक है, सरकार की सॉवरेन गारंटी है, सरकार की संप्रभु गारंटी समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट हमारी अर्थव्यवस्था की नब्ज है। शेयर बाजार शायद मंजिल है, ऊपर है, पर बॉन्ड मार्केट बुनियाद है। और उसका रिश्ता हमसे क्या है, हमारी जिंदगी से क्या है, और क्यों हमने ये कहा कि बचाएंगे तो गंवाएंगे वाली स्थिति में हम खड़े हुए हैं। अंततः क्या हुआ, बीते शुक्रवार को रिजर्व बैंक को बॉन्ड मार्केट के दबाव के आगे झुकना पड़ा और सरकार के बॉन्ड्स पर ब्याज दर बढ़ानी पड़ी। यानी सरकार पहले 6% दे रही थी, शुक्रवार के ऑक्शन में सरकार ने 6.2%, 6.20% की ब्याज दर दी। मतलब 0.2% ऐसा कहने में छोटा लग सकता है, लेकिन एक बड़ी संख्या है क्योंकि बोरिंग बहुत ज्यादा होती है। अब ऐसा क्या हुआ, इसका हमारी आपकी बचत से, जो बैंक में आपका पैसा रखा है, हमारा पैसा रखा है, इनका पैसा रखा है, उससे इस पूरे घटनाक्रम का बहुत गहरा रिश्ता है जो हमें समझना जरूरी है। सरकार बॉन्ड कर्ज की बाजार में सबसे बड़ी ग्राहक है, ठीक है, सबसे ज्यादा कर्ज वो लेती है। बैंकों में जो रखी हुई बचत है हमारी, उसका सबसे बड़ा हिस्सा सरकार को कर्ज के तौर पर जाता है। हाँ, हमारा पैसा हम सर्कुलेट हो गया सरकार के पास जाता है, जो हम बैंकों में अपना पैसा रखते हैं। और हमारी बचतों का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 50%, 51% हमारी जो फाइनेंशियल सेविंग्स है वो बैंक्स में रखी हुई है। ये बुनियादी चीजें समझ लेने जैसी हैं। इसके बाद सरकार जिस रेट पर कर्ज लेती है, जो अभी 6.2, 6.15, 6.20% की रेट है, यानी सरकार जिस दर पर बैंकों से कर्ज लेती है या बचत वापस लेती है, बैंक
उससे कम रेट पर हमें हमारी बचत का पैसा देते हैं और उससे महंगे रेट पर हमें लोन देते हैं। अगर सरकार 6.25% पर 6.20 पर 6% के ऊपर बैंकों से कर्ज ले रही है तो उससे कम पैसा हमें हमारी बचत पर रिटर्न मिलेगा, जबकि उससे ज्यादा महंगे रेट के ऊपर हमें कर्ज मिलेगा। तो इस तरह सरकार इस पूरे बॉन्ड बाजार में कर्ज की बेंचमार्क रेट तय कर देती है। इससे नीचे किसी को कर्ज नहीं मिल सकता। 6% से नीचे कोई कर्ज नहीं ले सकता। मतलब वो एक तरह से असमानता का भी बेंचमार्क है। तो वो वहां उससे ऊपर आपको कर्ज मिलेगा और उससे नीचे आपको आपकी बचत पर रिटर्न मिलेगा। ये कट है। अब वो कर्ज आपको किस रेट पर मिलेगा, ये आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर तय होता है, आपके सिविल रेटिंग पे तय होता है, आपकी बाकी चीजों पे तय होता है। इंडस्ट्री को हो सकता है थोड़े ज्यादा रियायती दरों पर मिल जाए और बाकी लोगों को महंगी दरों पर मिले। सरकार से जो कर्ज पर ब्याज वसूला जाता है वो दो चीजों से तय होता है। एक चीज ये कि सरकार कितना कर्ज लेने जा रही है, क्योंकि सरकार बाजार में सबसे बड़ी ग्राहक है। अगर सरकार बाजार में 1000 रुपए का कर्ज उपलब्ध है और सरकार ही उसमें से 800 रुपए उठा लेगी तो बैंकों के पास महंगा कर्ज देने के लिए केवल 200 रुपए बचेंगे, क्योंकि सरकार सबसे बड़ा कर्ज की सरकार को सस्ते लोन पर चाहिए और ज्यादा पैसा उठा और ज्यादा से सरकार तो ब्याज की दर इस बात पर तय होती है। अब समझिएगा इस कनेक्शन को, हमारा जो पैसा बैंक में रखा हुआ उस पर हमारी ब्याज दर इस बात से तय होती है कि सरकार कितना कर्ज लेने जा रही है। यानी सरकार ने अपने फाइनेंसेस को कैसे मिसमैनेज किया है, कितना कम कर्ज लेगी सरकार, उतना ही बैंकों के पास ये स्पेस होता है कि वो थोड़े महंगे कर्ज देकर ज्यादा। यानी सरकार अगर कम पैसा लेगी तो हमसे ज्यादा कर्ज, ज्यादा इंटरेस्ट रेट वसूला जाएगा। तो अब दूसरी चीज ये कि एक तो पहली चीज इस पर तय होता है कि सरकार कितना कर्ज लेने वाली है। इस साल भारत में केंद्र सरकार, इस साल और अगले साल, मतलब ये जो वित्त वर्ष जिसके हम किनारे आ गए, छोर पर आ गए, और अगले साल मिलाकर 25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। 25 लाख करोड़ उठाएगी, ऑल टाइम रिकॉर्ड है। उसमें राज्यों का कर्ज शामिल नहीं है। राज्यों को तो 7.5% 8% पर बैंक लोन देते हैं, राज्यों का कर्ज शामिल नहीं। ये संप्रभु सॉवरेन बोरोइंग है जो पूरे से होगी। यानी अब बैंकों के पास इतना सारा कर्ज उठाने के बाद जो महंगे कर्ज बांटना है, हमारे आपको कर्ज बांटना, उसके लिए स्पेस कम बचता है, क्योंकि उसकी बड़ी किटी, केक का बड़ा हिस्सा वो ले गए। दूसरी चीज इस बात से तय होती है कि बाजार में महंगाई की क्या स्थिति है आने वाले समय में। बैंक हमारे से तो सस्ती बचत ले सकता है, पर वो कर्ज देने में कभी भी उस दर पर कर्ज नहीं देगा जो महंगाई से कम हो। तो अगर महंगाई बढ़ने की संभावना बनती दिखाई देती है बाजार में, तो हमेशा बैंक ये कोशिश करता है कि जो उसके सबसे बड़े कर्जदार हैं यानी सरकार, उससे वो ज्यादा रेट ले। तो अब जैसे महंगाई बढ़ने की संभावना हमें दिखाई दे रही है, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, लगातार चर्चा करते हैं, और यही वजह है कि जो बॉन्ड बाजार में तमाशा हो रहा है, या जो बॉन्ड बाजार में सरकार के ही बैंक सरकार को ही कर्ज देने में जो घुड़की दे रहे हैं, उसकी वजह यह है कि वो ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में महंगाई बढ़ने वाली है। अब हम महंगाई पर इससे पहले चर्चा कर चुके हैं कि सरकारें कैसे महंगाई बढ़ाती हैं, अर्थात में लोग उस मतलब ये ऐसी स्थिति है कि आपका अर्थात का जो वाला एपिसोड था कि महंगाई बढ़ाने वालों के साथ ये सरकार है, सरकार महंगाई बढ़ा रही है, सरकार के लिए कर्ज भी महंगा होता जा रहा है, सरकार के लिए कर्ज बढ़ता जा रहा है, इससे महंगाई बढ़ रही है। अब ये समझिए कि चक्र क्या है, इससे हमारी बचत पर क्या असर पड़ता है। रिजर्व बैंक पर दोहरा दबाव है। रिजर्व बैंक पर एक दबाव ये है कि उसे बाजार में महंगाई की दर भी कम रखनी है, दूसरा दबाव यह है कि उसे सरकार को सस्ता कर्ज भी दिलवाना है, और तीसरा दबाव यह भी है कि मंदी के दौरान उसे कंपनियों को, कम से कम उद्योगों को भी सस्ता कर्ज दिलवाना है। इस तीनों स्थिति में बैंक क्या करता है? इस तीनों स्थिति में बैंक हमारे ऊपर छुरी चलाता है। हमारी बचत, क्योंकि उसकी पूंजी का मुख्य स्रोत तो हम हैं, हमारी बचतें हैं जो हम उसके पास रख रहे हैं, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट के तौर पर रख रहे हैं सेविंग बैंक, तो वो हमारी बचत की दर, हमारे बचत पर रिटर्न घटाता चला जाता है। और इसलिए आज आपको एफडी पर 4.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, लोन आपको 7% पर 6.5-7% पर मिल जाएगा। तो अगर आप कर्ज लेने वाले हैं तो आप 6.5% पर लोन ले सकते हैं, पर लेकिन बचत रखने वाले हैं तो आपको महंगाई की दर से भी कम कीमत पर ब्याज मिल रहा है। और ये वो नुकसान है जो हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, बैंक ये देख रहे हैं कि सरकारें ट्रैप में जा रही हैं। सरकार जितना ज्यादा कर्ज उठाएगी उतनी ही ज्यादा उसे ब्याज चुकाना पड़ेगा। आज की स्थिति में केंद्र सरकार अपने टोटल कमाई का, रेवेन्यू का 50% हिस्सा सिद्धांत कर्ज का ब्याज चुकाने में देती है। यानी अगले साल सरकार को फिर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ानी होंगी, सरकार को फिर नए टैक्स लगाने होंगे, यानी फिर महंगाई बढ़ेगी। इसके लिए आप कह रहे हैं कि हमने महंगाई कमाई है, इसलिए हमने महंगाई कमाई। तो हम क्या कर रहे हैं? हम महंगाई कमा रहे हैं। सरकार महंगाई बढ़ाएगी, उससे ज्यादा कर्ज लेगी, और जितना वो कर्ज लेती जाएगी ब्याज की दरें बाजार में उतनी ही बढ़ेंगी, और उतना ही नुकसान हमें बचत पर होता जाएगा, क्योंकि भारत की 51% बचतें बैंकों में रखी हुई हैं। अब आज इन पर जो ब्याज मिल रहा है
वो महंगाई से कितना कम है। महंगाई की घोषित दर बाजार में जो आप महसूस कर रहे हैं, जो घोषित महंगाई वो तो 7%, 8%, 9% के आसपास है, पर महंगाई की जो दर, स्थापित दर है, हमें एफडी पर 4%, 5% मिल रहा है। यानी हमारी जिंदगी जीने की लागत जिस गति से बढ़ रही है हमारी बचतों पर, उससे मिलने वाला रिटर्न उससे कम है। यानी हम नुकसान में हैं, हम बैंक में पैसा रखकर नुकसान में हैं। जो कर्ज नहीं लेते उनकी तो मुसीबत दोहरी तिहरी है। जो कर्ज लेने वाले लोग हैं उनके लिए तो ये सुविधा है कि वो कर्ज ले सकते हैं, पर बहुत सारे लोग कर्ज नहीं लेते। भारत में 10-12% लोग ऐसे हैं बैंकों के ग्राहक में जो कर्ज लेते होंगे। अगर आप एक सर्वे करें तो कर्ज लेने वाले लोग बहुत कम होंगे। कर्ज वही ले सकते हैं जो उसे चुका पाएं, जिनके पास उसके इस्तेमाल के लिए कोई साधन हो, या फिर उनको आने वाली उनसे जो उनकी जो कमाई या तनख्वाह बढ़ने वाली है उसके जरिए वो उसका पैसा, उसकी किस्त चुका पाए। तो कर्ज नहीं लेते उनकी समस्या ये है कि उनका पैसा जो बैंकों में रखा हुआ है उस पर रिटर्न लगातार घट रहा है। कोविड के दौरान क्या हुआ सिद्धांत, कोविड के दौरान भारत में लोगों ने खर्च नहीं किया क्योंकि बाजार बंद थे, तो उन्होंने पैसा बैंकों में रखा। बैंकों में डिपॉजिट्स की ग्रोथ दिखाई दी, और जिस दौरान बैंकों में डिपॉजिट बढ़ रहे थे, डिपॉजिट पर रिटर्न यानी ब्याज की दर लगातार गिर रही थी। तो एक तरफ सरकार इस बात पर सारे लोगों से कह रही थी कि हमने कर्ज बहुत सस्ता कर दिया, पर वो पलटकर ये नहीं देख रही थी कि कर्ज जिनके लिए सस्ता हुआ है वो टोटल बैंकिंग स्पेस में कितना छोटा हिस्सा रखते हैं, और ब्याज का जिनके लिए नुकसान हुआ है वो बैंकिंग स्पेस में कितना बड़ा हिस्सा रखते हैं। मतलब यहाँ पे एक दो बाइनरी पूरी बनी है, पूरी बाइनरी, और ये दो ये वर्ग भेद है भारत एक लोन लेने वाला और एक बचत करने वाला बैंक। और यही संतुलन बैंकिंग का सबसे बड़ा संतुलन होता है जो भारत में बिगड़ गया। इसलिए मैंने कहा कि बचाने वाले गंवा रहे हैं। अब है क्या कि अभी हाल में टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया रिजर्व बैंक गवर्नर ने, और उसमें स्पेसिफिकली उनसे सवाल पूछा गया कि साहब बचत करने वाले क्या करें, उनको तो नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कहा बचत करने वाले छोटी बचत स्कीमों की तरफ जाएं, स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की तरफ जाएं, वहां इंटरेस्ट रेट आपको अच्छा मिल रहा है 8% का वो। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि उन बचत स्कीमों में ना तो लिक्विडिटी है बैंकों जैसी, उसमें तो लॉक इन है, अगर आप पैसा रखोगे तो आप 5 साल 6 साल से पहले निकाल नहीं सकते हो। तो उनकी बैंकों से आप कैसे तुलना कर सकते हैं। तो अब जो दो वर्ग है उसमें क्या है, एक बहुत छोटा हिस्सा है जो शेयर बाजार में निवेश करता है, उसे तो फायदा है क्योंकि वो जो निवेश कर रहा है उस पर उसे रिटर्न आ रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में रिटर्न में पैसा लगाता है, आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, बहुत सारे लोग जो निर्धारित रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं, जैसे एफडी है, जैसे बॉन्ड्स है या बाकी चीजें उनमें लगाते हैं, उन पर रिटर्न लगातार घटता जा रहा है। फिर सरकार की दिलचस्प नीति देखिए, बचतों को पिछले 5-6 साल से कोई प्रोत्साहन नहीं बजटों में है, बल्कि इस साल तो सरकार ने पेंशन और ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन पर भी टैक्स लगा दिया। यानी जो हिस्से बचत के प्रोत्साहन से बाहर थे उन पर भी इनकम टैक्स लगा दिया गया। अब अगर आप कर्ज की तरफ से देखें, अब ये दो वर्ग हैं, कर्ज के वाले की तरफ से देखें तो एक पुरानी कहावत कही जाती है कि बाजार में 100 रुपए में ऊंट मिल रहा है, ले लीजिए। पर वो 100 रुपए का ऊंट आप ले तो लो, पर उस 100 रुपए का ऊंट का आप इस्तेमाल क्या करोगे, और उस 100 रुपए के ऊंट से क्या इतना कमा सकोगे कि उसको चारा खिलाने के बाद आप कुछ बचा सको। हाँ, ये वैसा ही है कि आप महंगी गाड़ी ले लीजिए लेकिन पेट्रोल कैसे भरवाएंगे। कर्ज उनके लिए तो अच्छा है, वो जो कर्ज ले सकते हैं और उसकी रिपेमेंट कर सकते हैं, या तो उनकी सैलरी बढ़ रही हो, या उनके बिजनेस में रिटर्न बढ़ रहे हो, या उनकी कमाई बढ़ रही, तो सस्ती कर्ज की दरें उनके लिए फायदेमंद है। पर बहुत सारे लोग जो कर्ज नहीं ले पाते हैं उनके लिए तो ये नेट सीधा नुकसान का सौदा। और अगर आप और देखें कि महंगा, अगर हम कर्ज वही लोग ले सकते हैं जिनका कैश फ्लो अच्छा है, अच्छा कैश फ्लो आपकी सैलरी से आता हो या बिजनेस से आता हो, और उसके बाद महंगाई घटाकर वो इतना बचा सकते हो कि कर्ज की ब्याज दर चुकाने के बाद उनके पास बाकी बचत हो, तभी तो कमाई होगी। मान लीजिए अगर आपने 1000 रुपए का कर्ज लिया है और उसके ऊपर आप 7.5% 8% की ब्याज दर दे रहे हैं, तो आपके बिजनेस में रिटर्न भी तो 15% होना चाहिए, तो क्यों बाकी खर्चे आप निकाल कर अपने लिए कुछ बचाएंगे। तो ये जो बिजनेस मॉडल, इसमें कर्ज लेने वालों के लिए तो सुविधा है। तो बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कर्ज बहुत सस्ता हो गया, पर कर्ज लेने वाला स्पेस छोटा है, बचत करने वाला स्पेस बड़ा है, और यहां ये स्थिति कंपनियों के लिए सबसे आदर्श है। और इसलिए शेयर बाजार में आपको तेजी दिखाई दे रही, जबकि बॉन्ड बाजार बिल्कुल उसका उल्टा, जो एक्चुअली हमारी जिंदगी की नब्ज है, जो ये बताता है। तो अगर आपको भारत की असलियत देखनी है तो आप बॉन्ड बाजार से पढ़िए। बॉन्ड बाजार दो चीजें बता रहा है, सरकारें बड़े कर्ज में फंसती चली जा रही, फिर हम लास्ट में आते हैं जो सरकारें बड़े कर्ज में फंसती चली जा रही, अगले साल और ज्यादा कर्ज लेंगी वो, क्योंकि रेवेन्यूज टूटे हुए हैं, उस कर्ज के कारण भारत में महंगाई बढ़ेगी, इसलिए बॉन्ड बाजार को महंगाई बढ़ती दिखाई दे रही। महंगाई बढ़ाने के लिए सरकारें ऐसे उपाय करती हैं जिससे कि सरकार ज्यादा से ज्यादा महंगाई बढ़े, इसलिए वो पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाती चली जाती हैं, 400-450% टैक्स लगाती हैं, ड्यूटीज बढ़ाती हैं, और इस पूरी व्यवस्था में वो एक छोटे से हिस्से को जो कर्ज ले सकता है
उससे तो पैम्पर कर रही हैं, उसे तो दुलार रही हैं कि भाई तुम्हारी कर्ज की लागत 8% 9% थी, अब 7.5% हो गई। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो सिर्फ बैंक में बचत रखता है अपना, जो पेंशनर्स हैं, जो नॉर्मल सेवर्स हैं, जो कर्ज नहीं लेते, उनके लिए ये पूरी की पूरी स्थिति बेहद निराशाजनक और बेहद कष्टप्रद और दर्दमंद है। हमें जो दिख रहा है परिदृश्य, आने वाले समय में ब्याज दरों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी कर्ज पर। भले ही थोड़ा बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती रहें, पर सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि बैंक ब्याज दरें ना बढ़ाएं, कम से कम बाकी लोगों के लिए। और इसके लिए वो बचत पर इंटरेस्ट रेट और काटते जाएंगे, क्योंकि कुशन खत्म होता जाएगा। जब रिजर्व बैंक दबाव बनाएगा कि नहीं, आप सरकार को 6% 6.5% पर दीजिए और इंडस्ट्री को 8% 7% के ऊपर या 8.5% पर कर्ज दीजिए, तो बैंक सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हैं कि आपकी बचत पर रिटर्न घटाते चले जाएं और रिटर्न घटाते चले जाएं। आगे आने वाला समय बचत करने वालों के लिए समय अच्छा नहीं है। इसलिए आप जितनी भी बैंक में बचत रखेंगे उस पर रिटर्न कम होता चला जाएगा। और चूंकि भारत में बचतों के बारे में सरकारें सोचती ही नहीं है, फिक्स्ड रिटर्न वाले इनकम ऑप्शंस या इन्वेस्टमेंट के विकल्प मौजूद नहीं है। तो यहां पे क्या दिख रहा है सिद्धांत, जो बात इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहीं कहीं इंडिकेट की, स्पष्ट रूप से नहीं कही। हम अक्सर ये कह रहे थे कि भारत में अर्थव्यवस्था में रिकवरी वी शेप में होगी, पर एक्चुअली वी शेप की रिकवरी हो नहीं रही है। अगर आप कई बार अगर आप बैंकों के नजरिए से आप बचत, क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति के अलग अलग, हर परिस्थिति के अलग अलग असर होते हैं। सिर्फ आप बचत, कर्ज, ब्याज दर, बॉन्ड, शेयर, इस नजरिए से देखें तो ये रिकवरी दरअसल के शेप की रिकवरी है। ये के शेप की रिकवरी है। इसमें बहुत छोटा सा ऊपर वाला जो के का हिस्सा है, वो बाउंस बैक जिसको सस्ता कर्ज लिया जा सकता है, जिसके पास एक कार बिजनेस है, जिसके पास तनख्वाह है, जो उसे वापस कर सकता है, रिपेमेंट कर सकता है बेसिकली, वो हिस्सा तो तेजी से ग्रो करके ऊपर निकल जाएगा। लेकिन जो के का निचला वाला हिस्सा है, जिसकी तनख्वाह कटी है, जिसको, जो बेरोजगार है, जो सिर्फ बचत रखता है, वो शायद और गहरी और अपनी बचत पे ही ज्यादा भरोसा करता, वो शायद और ज्यादा गहरी मंदी में धंसेगा। तो यही वो बदनाम या वो ये नोटोरियस के शेप रिकवरी है, जो भारत में हमें कम से कम बचतकर्ताओं के नजरिए से दिखाई दे रही है। ध्यान देना जरूरी है यहाँ कि भारत में जब सबसे अच्छी विकास दर थी, सबसे तेज विकास दर थी, तब भी भारत में बचत की ग्रोथ रेट कम थी। हम इस पर एक बार चर्चा कर चुके हैं कि कैसे जब लोगों ने बचतें तोड़कर खर्च करना शुरू कर दिया था, जब कमाई नहीं बढ़ी 2016-17 के बाद से लोगों की, तो बचत की ग्रोथ रेट भारत में वैसे भी कम थी। इनका आकर्षण लौटाना बहुत ज़रूरी है बचतों का। इसके लिए फिक्स्ड इनकम रिटर्न के नए सारे ऑप्शंस लाने की ज़रूरत है। सरकार को ये संतुलन बनाना होगा कि या तो बैंकों से बाहर लोगों को बेहतर रिटर्न दिया जाए, कम से कम इतना तो रिटर्न दिया जाए कि वो महंगाई से बराबर हो, या फिर सरकार, या फिर थोड़ा भरोसा। देखिए, दो ही ऑप्शन है, या तो आप महंगाई कम करिए, महंगाई से इस स्तर पर ले जाइए कि हमको बैंक से मिलने वाली जो बचत का रिटर्न है वो उससे ज़्यादा हो जाए, यानी हमारी जिंदगी जीने की लागत 3% से बढ़े, हम 4.5% बैंक में बचत से खुश हैं। और या फिर आप बैंकों में ब्याज दर को, जमा पे ब्याज दर इतनी कर दीजिए जो महंगाई से ऊपर हो जाए। यानी अगर हमारी जिंदगी जीने की लागत 6% से बढ़ रही तो बैंक हमको कम से कम 7.5% या 8% का रिटर्न दे। और ये दोनों चीजें होती नहीं दिखाई दे रही हैं। समस्या यह है कि अर्थव्यवस्था को बचतों की बहुत गहरी जरूरत है, क्योंकि अगर लोगों को बचत में प्रोत्साहन नहीं मिला या सेविंग्स रेट लगातार गिरती चली गई, तो सरकार आज जिस स्थिति में है इससे ज्यादा विकट स्थिति में होगी। हम नोट छापेंगे और हम नोट छापेंगे, और हम नोट छापेंगे, और नोट छापने, जब बैंकों के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारी बचतें घटती जाएंगी तो हम बचत के लिए हतोत्साहित होते जाएंगे। तो हम जब नोट छापेंगे तो हम फिर वापस उस ट्रैप में चले जाएंगे जहां महंगाई बढ़ेगी और ब्याज दरें बढ़ेगी, जो पुरानी परिस्थिति, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो अभी की परिस्थिति में जो सबसे बड़ी चिंता बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो बचतों को लेकर, और शायद ये संतुलन सरकार अभी बना नहीं पा रही है। बजट में तो कम से कम ये नहीं दिखा, अभी भी रिजर्व बैंक गवर्नर बचतकर्ताओं को लेकर इसे ध्यान नहीं दे रहे। तो ये बचाते समय गंवाने वाला वक्त है। इसलिए जो सलाह के तौर पर वो लोग जो सेविंग्स को लेकर, बहुत सारे लोग सेविंग करते हैं, उनको पता नहीं कि वो कितना नुकसान उठा रहे हैं। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करिए कि आपकी बचत पर वही रिटर्न अच्छा है जो महंगाई की दर से ज़्यादा हो, नहीं तो बचत का कोई मतलब नहीं है। वो तो आप बैंक केवल रखे हुए हैं सुरक्षा के लिए। आप बैंक में कोशिश करिए कि आप अपनी बचत को डाइवर्सिफाई करें, आप कोशिश करें वो विकल्प, जो भी थोड़े बहुत विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करें कि जहाँ से आपको बेटर रिटर्न मिल सकता है। और जो कर्ज लेने वाले हैं उनके लिए तो अच्छा समय है, सस्ता कर्ज लेके वो काम के आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ज्यादा मैन्यूवर्स बचत करने वालों को करने पड़ेंगे, बहुत कवायद बचत करने वालों को करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार अभी फिलहाल बचतकर्ताओं के बारे में सोच भी नहीं रही है। मतलब उसके रडार पे भी डिपॉजिटर्स नहीं है, जो भारत की सबसे बड़ी आबादी है। तो अंशुमान जी, ये तो बातचीत हो गई है।
सवाल है हमारे पास, एक दो सवाल हैं। एक सवाल थोड़ा सा ज़्यादा इकॉनमी से रिलेटेड है, एक उस हिस्से से रिलेटेड है जो हम आखिर में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम इकॉनमी वाले हिस्से पे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। एकलव्य डोभाल कई सारे सवाल पूछते हैं। अंशुमान जी नमस्ते। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है क्रूएल और ऑयल और गोल्ड के प्राइसेस में, वो जैसा वो कह रहे हैं, लेकिन हम एक देख रहे हैं कि इस समय गोल्ड के प्राइसेस गिर रहे हैं और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इस एनॉमली का रीज़न क्या हो सकता है? एनॉमली नहीं है। जो भी एसेट्स के बीच में रिलेशंस होते हैं ना, वो डिप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन के समय बदल जाते हैं। एक तो नॉर्मल डेज का रिलेशनशिप होता है और एक एसेट्स के बीच में जो कंपैरेटिव रिलेशनशिप होता है वो बदल जाता है। हो ये रहा है कि सोना उस समय ऊपर चढ़ रहा था जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में लॉकडाउन था। लोगों को लग रहा था कि मंदी लंबी चलेगी तो हमें सोना खरीद लेना चाहिए, तो सोने में वर्चुअल भी और बाकी तरह से निवेश बढ़ा। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ और क्रूड टूट चुका था बुरी तरह से, जैसे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ बाजार में डिमांड निकलना शुरू हुई, क्रूड की कीमतें बढ़ने लगी। तो अर्थव्यवस्था में जब भी थोड़ी बेहतरी की उम्मीद होती है, तरक्की होने की उम्मीद होती है, ग्रोथ होने की उम्मीद होती है, तो लोग सोने से बाहर निकलते हैं, क्योंकि सोना जो है वो संकट में चमकता है। सोना महंगाई के खिलाफ आपको हेज करता है, तो सोने में गिरावट आना शुरू हो गई और क्रूड ने बढ़ना शुरू किया। क्रूड की कीमतें बढ़ना इस बात का संकेत है कि डिमांड, इकोनॉमी में एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, ग्रोथ तेजी से आएगी। यहाँ आज एक पेचीदा परिस्थिति ये है कि सोना गिरा तो है, लेकिन एक तीसरी फोर्स इस बीच में आ गई है। सामान्य परिस्थिति में अगर क्रूड की कीमतें बढ़ें, कमोडिटी की कीमतें बढ़ें और सोना गिरे, तो हमें मानना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी के संकेत मिलने लगे हैं, चीज़ें पटरी पर लौट रही हैं। इसलिए लोग सोना जो सेफ निवेश है जिसमें कि आप सुरक्षा के लिए पैसा लगाते हैं, उससे निकाल कर लोग बाकी एसेट्स में पैसा लगाने जा रहे हैं। यहाँ बीच में बॉन्ड्स घुस गए हैं। अमेरिका में बॉन्ड की यील्ड 1.5% हो गई। पूरी दुनिया में महंगाई का खतरा बढ़ना, जीरो हो गई जर्मनी में आपकी? हाँ, तो उस समय जीरो थी, लेकिन अब बढ़ने लगी पूरी दुनिया में, क्योंकि दुनिया में बॉन्ड्स पे ब्याज दर बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ने का खतरा है। तो अब तीन के बीच में फंसा। अब सोना, क्रूड और बॉन्ड, इनके तीन के बीच में एक जटिल रिलेशनशिप, सब कुछ जोड़ रहा है, जटिल रिलेशनशिप हो गई है। क्रूड का प्राइस भी बढ़ रहा है, बॉन्ड का प्राइस भी बढ़ रहा है और सोने में जो गिरावट थी वो ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि जिस दिन बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने की खबर आती है उस दिन सोने में गिरावट रुक जाती है, और जिस दिन बॉन्ड यील्ड्स स्टेबल रहती है उस दिन सोना नीचे आता है। ये रिलेशनशिप अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन अगर महंगाई बढ़ी जिसकी बढ़ने की संभावना और खतरा है, तो फिर सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के स्पेकुलेशन शुरू हो जाएंगे। अगला सवाल ओमकार दड़पे का है। आप दोनों लोग बहुत वेब सीरीज देखते हैं? नहीं यार, ऐसा भी नहीं है। इतना वेब सीरीज काम भी करना होता है। हाँ, आप लोग वेब सीरीज, यू बोथ वॉच वेब सीरीज अ लॉट। आपको कोई ऐसी सीरीज नेटफ्लिक्स पे बता सकते हैं जिससे हमको वर्ल्ड पॉलिटिक्स की और उसके प्रभावों की ज़रूरत पता चल सके? जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स। एक तो हाउस ऑफ कार्ड मेरे को बहुत ज़्यादा एग्जैगरेटेड लगता है, बहुत अतिरेकी लगता है। मतलब वो कुछ भी, किसी का भी कत्ल हो जा रहा है कहीं पे, मैं इतना ज़्यादा नहीं एग्जैगरेट समझ नहीं पाता उसको। आप बताएं अंशुमान जी। नहीं, बहुत सारी सीरीज हैं। अगर अंशुमान जी, अंशुमान आपके तो अधिकतर रिकमेंडेशन उसके अराउंड ही होते हैं। हाँ, बहुत सारी सीरीज हैं जिनको आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर। नेटफ्लिक्स में दो तरीके की का क्लासिफिकेशन है। एक तो पॉलिटिकल ड्रामा है, जिनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कल्पना का और इमेजिनेशन का पुट है, तो पॉलिटिकल ड्रामा है। और दूसरी वो डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो रियल पॉलिटिकल इवेंट्स पर बनी है। जैसे मैं आपको लिस्ट बता सकता हूँ, एक मैकेनिज्म नाम की ब्राजीलियन सीरीज है जो ब्राजीलियन करप्शन के ऊपर बनी हुई है। मैकेनिज्म देखने लायक सीरीज है कि कैसे ब्राजील में करप्शन होता है। एक ड्रामा पॉलिटिकल सीरीज है मैडम सेक्रेटरी, जिसमें एक CIA की हेड जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हो जाती है। वो लंबी सीरीज है, अच्छी सीरीज। उसे देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वहां का जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम, उसका कैसा सिस्टम, कितना जटिलता है CIA के सिस्टम में। और वही जो CIA की हेड है वो बाद में जब विदेश मंत्री हो जाती है उस देश की, तो क्या होता है। एक बहुत अच्छी सीरीज है 13th स्लेवरी पे अमेंडमेंट को लेकर, डॉक्यूमेंट्री है, और वो बहुत बड़ा अमेंडमेंट था और उसके पीछे क्या लड़ाई थी अमेरिका में गुलामी और स्लेवरी को खत्म करने के लिए। जो 13th अमेंडमेंट था, बहुत अच्छी सीरीज है। एक और ताजी सीरीज है इमिग्रेशन नेशन, जिसको भी देखना चाहिए। जो अमेरिका में जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनसे जुड़ी हुई चीज, व्यवस्थाएं कैसी हैं, कानून कैसे हैं, तो ऐसे बहुत सारे। अब ड्रामा में जाएं तो एक सीरीज है सीक्रेट सिटी, जिसमें एक ऐसी सिटी की कल्पना की गई जिसको दुनिया भर की सरकारें मिलके बनाती हैं। तो बहुत सारे। एक और सीरीज है द फाइट। अभी आप बोले कि अब नहीं देखते हैं इतना। नहीं, इन्होंने कहा तो मुझे याद आ गई, पिछले दिनों में देखी हुई सीरीज। द फाइट एक सीरीज है जो LGBTQ के राइट्स
को लेकर जो लड़ाई लड़ी गई थी अमेरिका में, उस पर केंद्रित है। तो बहुत सारी सीरीज हैं। हाल फिलहाल में मेरे निगाह में कोई और आएगी, तो ये तो पुराने रिकॉर्ड से मैंने रिकॉल करके बताया है आपको। हाँ, मतलब एक तो मुझे भी याद आ रही है जो मैंने हाल फिलहाल देखी भी है, वो आज मैंने बताने वाला, द क्यूबा लिबरेशन स्टोरी। हाँ, वो नेटफ्लिक्स पे है, सीरीज है, क्यूबा, उसकी पॉलिटिक्स। और मतलब वो पॉलिटिक्स क्यूबा वाली वही कहानी नहीं जो फिदेल कास्त्रो और चे गुएवारा पे है, वो बस वही नहीं, वो पूरा शुरुआत से जहाँ से शुरू होता है, वो प्लांटेशन के आपने देखी होगी वो मेरे ख्याल से, प्लांटेशन के जो मालिक थे उनका जो विद्रोह शुरू होता है, वहाँ से शुरू होती है। वो काफ़ी ज़्यादा कंटेक्चुअल और कैसे कैसे वहाँ पे बढ़ता है, उपनिवेश पड़ता है, फिर विद्रोह होता है, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है। इतिहास में देखिए, अगर इतिहास के राज से आप पॉलिटिक्स को समझना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर बहुत ही शानदार सीरीज है। मतलब कहाँ से शुरू होती हैं वो, रोम पे पूरी रोमन पॉलिटिक्स पे एक पूरी सीरीज है, रोम को लेकर, मेडिचीज पे एक बहुत पावरफुल सीरीज है, मेडिचीज की पॉलिटिक्स को लेकर, ट्यूडर्स पर एक बहुत पावरफुल सीरीज है, ट्यूडर्स की पॉलिटिक्स को लेकर बड़ी सीरीज, एक बड़ी सीरीज है वर्ल्ड वार के ऊपर, बहुत सारी मूवीज हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास पॉलिटिक्स को लेकर, बाकी लेकर। तो अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री की पॉलिटिक्स के लिए तो बहुत सारी, ये जो मॉडर्न इवेंट हैं ये इनसे जुड़ी हुई सीरीज हैं जिन्हें देखा जा सकता है। हाँ, डर्टी मनी एक सीरीज, डर्टी मनी एक बहुत अच्छी सीरीज है, और वो रियल डॉक्यूमेंट्री है कि कैसे दुनिया भर के बैंकर्स और प्राइवेट कंपनियां किस तरह से पूरा का पूरा एक खास किस्म का फेक नेटवर्क चलाते हैं और कैसे उन्होंने गलत ढंग से कारोबार किया। और नेटफ्लिक्स तो पूरा एक, नेटफ्लिक्स है कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से एक तरह से रैबिट होल होते हैं वो। आप 2-3 देखिए, वो आपको रिकमेंडेशन आपके लिए फेंकना शुरू कर देंगे आपको। तो आपको रिकमेंडेशन फॉर यू टाइप का जो लिखा रहता है वो सब आपको आने लगेगा। आप इधर भी देखा क्या आपने? मैंने ये एक तो ये अभी देखी 13th, ये जो उस पर है स्लेवरी को लेकर समुराई में कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि वो जापान की बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। वो बस यही 2 मैं देख पाया, इतना ज़्यादा नहीं देख पाया। पढ़ाने का क्या? पढ़ने का वो रामचंद्र गुहा की जो किताब आई है कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, वो मैं कंप्लीट की मैंने। उसमें बहुत सारे अच्छे मेमोयर हैं उनके क्रिकेट को लेके और वो थोड़ा क्रिकेट की जो सामान्य चर्चाएं होती हैं मैच देखने के बियॉन्ड जाके, उसके लिए वो पढ़ने लायक अच्छी किताब है। 1-2 नई किताबें ऑर्डर में हैं, अमेज़न से 1-2 दिन में डिलीवर होंगी, तो उसके बाद हाँ अगले हफ्ते तो पता चलेगा कि वो कौन सी। या मैंने वो देख ली, आपका रिकमेंडेशन था हाउ टू स्टेज अ कू। मैं बहुत दिन से मतलब वेट लिस्ट में था, लेकिन वो 45-50 मिनट का है। हाँ, वो भी देख सकते हैं आप। हाँ, हाउ टू स्टेज अ कू भी देखने लायक। हाउ टू स्टेज अ कू भी देख सकते हैं ओमकार जी। मतलब तख्ता पलट कैसे हुआ है दुनिया भर में, वो नेपोलियन, सीजर, जूलियस सीजर से लेके और आज मुसोलिनी, हिटलर, सबका उसमें कायदे से डॉक्यूमेंट किया कि कौन किससे प्रभावित था, कौन किससे कैसे कनेक्टेड है। वो तो मज़ेदार है देखने लायक। और मूवी पे मैंने इधर भी फिलहाल फिर से स्ट्रीमिंग शुरू की है, मूवी एक जो प्लेटफॉर्म है, तो मैराडोना वहाँ देखी थी। तो नेटफ्लिक्स पे आया तो वहाँ पे पहले वाली डॉक्यूमेंट्री मिल गई जो आपने लास्ट एपिसोड में बताया था, देखने लायक। हाँ, वो मैंने देख डाली। और क्रिस्टोफ किस्लोवास्की जो पुलिस डायरेक्टर थे, उनकी एक फिल्म है हाउ शॉर्ट फिल्म अबाउट किलिंग, तो वो मुझे मूवी पे देखने को मिली बहुत दिन बाद, दोबारा देखी मैंने, अच्छी फिल्में हैं। शेखर पाठक की किताब है, रज़ा फाउंडेशन, रज़ा पुस्तकमाला जो निकालते हैं, और वाणी, तो उन्होंने मिलकर एक किताब निकाली, दास्तान हिमालय। शेखर पाठक बहुत बड़े पर्यावरणविद रहे हैं, कई लंबा अनुभव है एक्टिविज़म का, तो उनकी किताब है 2 खंडों में, दास्तान हिमालय। तो वो मेरे पास आई है, अब वो मैंने एक खंड लगभग पढ़ गया हूँ मैं, उसका दूसरा खंड शुरू करने वाला हूँ। तो उसमें हिमालय इतिहास और तमाम चीज़ों को लेकर उनके जो आलेख कहीं पब्लिश हुए वो वहाँ पे संकलित किए गए हैं। तो वो पढ़ रहा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, काफ़ी रोचक और कई इंसाइट्स से भरा हुआ है इस पूरे मुद्दे को लेके। वो मुझे लगता है कि पढ़ने लायक है। और ये था हमारा आज का अर्थात, इस हफ्ते का अर्थात। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं हूं सिद्धांत, साथ में हैं अंशुमान जी, कैमरे के पीछे राशिद हैं, ललन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।